अब स्टार्ट ठीक है बेटा, हो गया। देखो जैसे स्टार्टिंग में जब हमें कोई भी जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब हम लोग बनाते थे तो उस बेटा कम आ रही तो आवाज अभी इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे किसके लिए, जिससे कि हमारा कंट्रोल्ड फ्लो हो सके करंट। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग जो स्टार्टिंग में जो पहले जो टीवी आता था देखा होगा आपने, जो पीछे से जो टीवी की अगर मान लो जैसे अगर बॉक्स ओपन करते थे तो कुछ इस शेप का एक ऐसा आपको कैथोड रे ट्यूब दिखता था, ऐसा देखा होगा आपने। ये बचपन से एलसीडी देख रहे हो, देखा तो होगा ना। एक बड़ी बड़ी पहले टीवी का साइज काफी बड़ा होता था, तो उसमें पीछे जो रहता था इस तरीके का एक ट्यूब बना हुआ रहता था, ये कैथोड रे ट्यूब होता था। ये भी बेसिकली किसका यूज करके होता था, वैक्यूम ट्यूब से। तो इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते थे कि ग्लास प्लेट सॉरी ग्लास ट्यूब होता था। जब यहाँ निकला तो दिख रहा है, तो ग्लास ट्यूब होता था और इसके अंदर क्या होता था, दो प्लेट होते थे। ठीक है, इसके अंदर दो प्लेट होते थे, एक कैथोड और दूसरा कौन सा, एनोड। अब इस केस में हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर वैक्यूम रहता था, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो रहता था वो वैक्यूम रहता था, और इस कैथोड को हम लोग हीट करके, और ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होते थे और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो होते थे। ठीक है, ट्यूब के अंदर वैक्यूम इसलिए रखा जाता था ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से या एक कैथोड, ये जो कैथोड से अगर एनोड की तरफ जाए तो उस केस में वो एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड होकर के अपनी एनर्जी लूज ना करे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके रखते थे, और यहाँ से कैथोड जो रहता था उसको हीट अप करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराते थे, और इसके क्रॉस ये जो दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग वैरी करा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट जो होता था वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पहले स्टार्टिंग में इस तरीके का अप्रोच रहता था कि वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज करते थे जिसके लिए कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट गेन करते थे। ठीक है, जैसे मान लो जो भी बहुत सारे जो भी डिवाइसेस हम लोग बनाते थे वहां पे इन सब का यूज करते थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये एक तो हाई पावर, ये हाई पावर एब्जॉर्ब करते थे, ये कैथोड रे ट्यूब, ऊपर से ये क्या रहता था कि जैसे हाई वोल्टेज पे भी वर्क करते थे, अगर ये किस पे हाई वोल्टेज पे वर्क करते थे, हाई पावर ये इनका यूज रहता था, हाई पावर ये लोग गेन करते ये यूज करते थे। उसके अलावा जो इनका जो लाइफ जो रहती थी, ये जो टीवी ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग इनका यूज करके बनाते थे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि इनकी लाइफ भी कम होती, इनकी लाइफ भी क्या होती थी कम। जैसे मान लो अब जो नए डिवाइस जो आ रहे हैं जैसे एलसीडी वगैरह आ रहा है तो वो काफी ज्यादा टाइम तक चलते हैं, rather than जो पिछले वाली टीवी वगैरह होती थी वो जैसे मान लो 5 साल 7 साल 8 साल के बाद खराब हो जाती थी, लेकिन एलसीडी वगैरह उतना ज्यादा टाइम, उससे भी ज्यादा टाइम तक हम लोग यूज करना। तो पहली चीज ये जो वैक्यूम ट्यूब का यूज करके जो भी डिवाइसेस हम लोग बनाते थे, तो एक तो ये काफी ज्यादा पावर यूज करते थे, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होते थे। ठीक है, और उसके अलावा हमारा क्या होता था कि इनकी जो लाइफ भी होती थी वो क्या रहती थी, काफी कम होती। ठीक है, तो पहले हम लोग ये यूज करते थे पूरा का पूरा सेटअप। बाद में हम लोगों ने देखा 1930s के अराउंड जो थे देखा हमने कि कुछ सेमीकंडक्टर्स जो थे, और उनका जो सेमीकंडक्टर कुछ मटेरियल जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर भी देखा हमने कि वो भी कंट्रोल, उनके थ्रू भी हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग गेन कर सकते। ये चीज हमने ऑब्जर्व की कि कुछ सेमीकंडक्टर के अंदर या फिर सेमीकंडक्टर के जंक्शन के थ्रू भी हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते। ठीक है, तब जाकर के हमने एक चीज देखा कि चलो यार अगर हमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही गेन अगर ये ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम इतना बड़ा सेटअप क्यों यूज करें। एक तो होता भी बल्कि था, ये बल्कि भी होता था, तो ये हमने देखा कि अगर सेमीकंडक्टर जो रहेगा अगर उसके थ्रू भी हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑब्टेन कर सकते हैं तो इतना बड़ा सेटअप यूज करने की जरूरत ही नहीं। तो हमने इन ये सारे जो वैक्यूम ट्यूब का यूज करके जो डिवाइसेस बनाते थे वहां पे हमने सेमीकंडक्टर्स यूज करना शुरू किया, हमने सेमीकंडक्टर्स यूज करना शुरू किया। और फायदा हमने देखा कि एक तो वो काफी स्मॉल वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकते हैं, मतलब सोचो उनको ऑपरेट करने के लिए हो सकता है कि अगर आप लाइट भी इंसिडेंट करा दो
तो भी वो उनके क्रॉस इतना सफिशिएंट वोल्टेज मिल जाएगा कि करंट का फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज जो थी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करना, वो भी हमारा रिजॉल्व हो गया। ठीक है, पावर भी ये कम कंज्यूम करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि इनकी जो डिवाइसेस जो हमने बनाई थी इनका यूज करके, वो सारे डिवाइसेस की साइज भी क्या हो, काफी स्मॉल। जैसे देख सकते हो कि जो कैथोड रे ट्यूब का यूज करके जो टीवी बनता था और आज आज जो एलसीडी वाले जो टीवी होते हैं उनके साइज में हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है। ठीक है, और दूसरा इनकी जो लाइफ भी देखी हमने, वो भी क्या थी, काफी ज्यादा। ठीक है, और इसका एक और फायदा ये हुआ कि हमें अब वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं होती। सोचो यार, वैक्यूम क्रिएट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि जो सेमीकंडक्टर्स जो हमने देखा तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता था वो सॉलिड्स के अंदर, खुद सॉलिड के अंदर ही होता था। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता था वो सेमीकंडक्टर जो थे उन सॉलिड के अंदर ही होता था। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग से क्रिएट करना, जैसे यहाँ पे वैक्यूम वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने देखा कि यार इससे काफी ज्यादा रिलायबल कौन सा है, सेमीकंडक्टर का यूज करके हम लोग जो डिवाइस हम लोग बनाए। अब होगा क्या, हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, कि पहले तो सेमीकंडक्टर की, पहले तो एक तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी देख लेंगे, मटेरियल का डिवीजन देखेंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत देखेंगे कि उनके अंदर कैसे कैसे हम लोग, जैसे मान लो अपने पास जो सिलिकॉन जर्मेनियम है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने के बाद कुछ डिवाइसेस पढ़ेंगे, कि जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये सारा पार्ट अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलो लिखो अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा, ये जितनी बातें लिख के बताई मैंने वो एक बार लिख लो। देखो, the devices through which the devices through which controlled flow of electron the devices through which controlled flow of electron can be obtained the devices through which controlled flow of electron can be obtained are used in electronic circuits, used in electronic circuit. Initially vacuum, next one देखना, initially vacuum tubes were used. Initially vacuum tubes were used which has two electrodes. Initially vacuum tubes were used which had two electrodes. First लिखना कैथोड एंड सेकंड लिखना एनोड। फर्स्ट लिखना कैथोड और सेकंड लिखना एनोड। वैसे देखो, जैसे कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 4 या 5 इलेक्ट्रोड भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें उतना तक नहीं जाना, 3 इलेक्ट्रोड तक ही हमें पढ़ना। ठीक है, चलो लिखो इस बारे में। इन वैक्यूम ट्यूब, इन वैक्यूम ट्यूब we get controlled flow of electron. In vacuum tube we get controlled flow of electron, controlled flow of electron by heating cathode, by heating cathode. चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। vacuum tubes devices, vacuum tube devices are, vacuum tube devices are bulky, consume high power, consume high power, operates at high voltage, operates at high voltage, operates at high voltage and have low life, and have low life. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन 1930s,
in 1930s we found that controlled flow of electrons we found that controlled flow of electrons can also be obtained from some semiconductors can also be obtained from some semiconductors and their junction इसके बाद देखो semiconductor devices are semiconductor devices are semiconductor devices are small in size semiconductor devices are small in size operates at very small voltage operates at very high volt sorry small voltage consume very less power consume very less power consume very less power and have a long life have long life have long life इस बार एक और पॉइंट देख लो in case of semiconductors electrons flow through the solid itself electrons flow through the solid itself अब देखो अब इसके बाद ये हमने देख लिया कि यार सेमीकंडक्टर का यूज करना हमारे लिए क्यों फायदेमंद है क्यों हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया तो सारी चीजें इसके जस्ट अपोजिट थी ठीक है अब हमने देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा मटेरियल का डिवीजन देखते हैं ठीक है कैसे मटेरियल को डिवीजन किया आपने तो मटेरियल का डिवीजन दो तरीके से देखेंगे एक तो हम लोग देखेंगे पहला जो डिवीजन है वो देखेंगे कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बिहाफ पे ठीक है भाई अब जैसे मान लो यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना कम होना ठीक है कंडक्टिविटी के बिहाफ पे देखेंगे और दूसरा जो देखेंगे वो एनर्जी बैंड के बिहाफ पे देखेंगे ठीक है सेकंड वाला आप लोग के लिए नया होगा फर्स्ट वाला जो है आपने को पता ही है कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी तो बस थोड़ी वैल्यू है वो लिख लो एक बार कुछ ज्यादा मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज नहीं है इसमें लेकिन बस वैल्यू एक बार लिख लो ठीक है कि हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ठीक है तो देख लो यार कंडक्टर वाले केस में अगर देखें कंडक्टर के केस में अगर देखें और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर और तीसरा लिख लेते हैं इंसुलेटर बस थोड़ी वैल्यू है बस एक बार लिख लो कुछ खास यहाँ पे मतलब एक बार बस ऐसे ही ध्यान रखना आपको कंडक्टर के केस में देखें तो यार सभी को पता है यार इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही होगा मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा लेस देन कंडक्टर और ग्रेटर देन किससे इंसुलेटर ठीक है और इसमें क्या होगा नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लगभग नेग्लिजिबल होंगे ठीक है अब एक बार देखो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी जो इसकी कंडक्टिविटी है सॉरी जो रेजिस्टिविटी अगर देंगे तो वो किसके बराबर तो 10 टू द पावर -2 से लेकर के ये होता है 10 टू द पावर -8 तक
ठीक है, ये कितना ओम मीटर, ये होता है इसकी SI यूनिट। और अगर कंडक्टिविटी देखें, ये हमारी कौन सी है, रेजिस्टिविटी। ये कंडक्टिविटी कहां से कहां तक, तो 10 टू द पावर 2 से लेकर के 10 टू द पावर 8 पर ओम पर मीटर। क्लियर। इसके बाद अगर हम सेमी कंडक्टर के लिए बात करें, तो सेमी कंडक्टर के लिए जो होता है वो रो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -5 से लेकर के 10 टू द पावर 6 ओम मीटर तक। और कंडक्टिविटी जो होगा वो 10 टू द पावर 5 से लेकर के 10 टू द पावर -6 तक होगा। और इस वाले केस में जो रेजिस्टिविटी होगी 10 टू द पावर 11 से लेकर के 10 टू द पावर 19 ओम मीटर। और इसके लिए जो कंडक्टिविटी होगी वो 10 टू द पावर -11 से लेकर के 10 टू द पावर -19 पर ओम पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू बस ऐसे ही लिख लेना कभी, जैसे मान लो तो वैसे इतना ज्यादा यूज होगा नहीं इसका, बस पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात देखो, जो हम लोग जो सेमीकंडक्टर्स जो यूज करते हैं, ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उसमें अलग अलग ये जो कुछ जो सेमीकंडक्टर हमें यूज करने हैं वो देख लो एक बार, कि इस केस में एक तो हमारा कौन सा आएगा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के तौर पे हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे, तो इसके तौर पे हम लोग यूज करेंगे कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसके बाद केवल एलिमेंटल ही नहीं, कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स भी हैं जिनका यूज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर अगर देखें, कंपाउंड सेमीकंडक्टर अगर कंपाउंड के तौर पे हम लोग कौन कौन से यूज करेंगे, तो अभी एक बार देखो, इसमें आएगा कुछ हमारा इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक आएगा। इनऑर्गेनिक के तौर पे देखो कौन सा, इनऑर्गेनिक जो आएंगे, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर वो कौन से आएंगे, तो CDS, ये गैलियम आर्सेनाइड, उसके बाद CDSE, ठीक है, ये सब आ सकते हैं, इनका यूज कर लेंगे। इसके बाद ये भी लिख रहे हैं, चलो अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे हम लोग क्या कौन से यूज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो ऑर्गेनिक जो सेमीकंडक्टर के कंपाउंड होंगे तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, एक तो एंथ्रेसिन होगा, एंथ्रेसिन, और दूसरा होगा एक डोप्ड थैलोसाइनिन। और एक और लिख लो ऑर्गेनिक पॉलीमर के तौर पे, ऑर्गेनिक पॉलीमर के तौर पे लिख लो पॉलीपाइरोल। हाँ ये लिख लो, उसके बाद लिख लो ऑर्गेनिक पॉलीमर के तौर पे लिख लो ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, एनिलीन में एक ही एन आएगा, और एक और लिख लो पॉलीथायोपीन, पॉलीथायोपीन, इसकी स्पेलिंग लिख लो पॉलीथायोपीन। ये कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिनका यूज करते हैं। अब एक बार देखो, जो हमें जो ज्यादा जो यूज होता है वो यूज होता है इसमें एलिमेंटल वाला और दूसरा इनऑर्गेनिक वाला। यूज कौन सा होता है ज्यादा, एलिमेंटल और
इनऑर्गेनिक वाला। कुछ साल पहले मतलब ये काफी मतलब कुछ ही साल पहले हमें पता चला है कि ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स का भी यूज हम लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी धीरे धीरे यूज बढ़ रहा है, लेकिन अब ज्यादातर जो यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है, एक एलिमेंटल और दूसरा कौन सा, इनऑर्गेनिक। तो ये पॉइंट लिख लो, ये एलिमेंटल एंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, elemental and inorganic semiconductors are used more, are used more। अब देखो, अब ये तो था बस डेटा वाला पार्ट, इसका कुछ खास यूज है। सेकंड लिखो, ये हमारा कौन सा था, हेडिंग इसके लिए थे दोनों में, ये लिख लो डिवीजन ऑफ मटेरियल्स, और किस ये केस फर्स्ट का ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी हेडिंग लिख लेना कि डिवीजन ऑफ मटेरियल्स, और केस फर्स्ट लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। अब ये अब ध्यान से सुनना, इसमें समझने वाली चीज, ठीक है। इस सेकंड हेडिंग डालना है इसमें, केस 2 ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो सेकंड हम लोग डिवीजन देखने वाले हैं, वो देखने वाले एनर्जी बैंड के ऊपर, और हमारा जो भी फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, तो वो इसी के ऊपर रहेगा, एनर्जी बैंड के ऊपर जो इसके थ्रू जो डिवीजन रहेगा। देखो जो बोर मॉडल था उसने सबसे पहले यही बताया था कि जो भी अगर एक एटम अगर हम लोग कंसीडर करें, एक आइसोलेटेड एटम कंसीडर करें, तो किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि कौन से ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इसके पास, लेकिन अगर मान लो यही इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में चला जाए तो भी कुछ अलग एनर्जी होगी। ये डिपेंड करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, अगर इस ऑर्बिट में है तो इसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, किसी और ऑर्बिट में जाए तो भी एक फिक्स्ड एनर्जी। यानी उसने ये बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आइसोलेटेड एटम की बात होगी, तो आइसोलेटेड एटम की जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगा कि किस ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग दो आइसोलेटेड एटम अगर कंसीडर करें, जैसे एक यहाँ पे है और एक दूसरा एटम यहाँ पे है, अगर आइसोलेटेड है ये काफी एक दूसरे से दूर होंगे। अब इस केस में मान लो यहाँ पे अगर इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर सेम एलिमेंट हुआ ये वाला भी, तो क्या इस वाले के पास भी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और इसके पास -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा। अब अगर एक सेम टाइप का एटम हो तो उस केस में वो सिर्फ ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा कि किस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे वही उठ करके जाए, उसकी एनर्जी ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जैसे हमने देखा कि जब हम सारे एटम्स को ला करके अगर सॉलिड फॉर्म करना शुरू करें, ठीक है, अगर मान लो कि सॉलिड फॉर्म करना है तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे एटम्स चाहिए अपने को, ऐसा तो है नहीं कि एक दो एटम से बन जाए, बहुत सारे एटम्स चाहिए। तो अगर जब बहुत सारे एटम्स को जब हम क्लोज लाते हैं तो उसने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई। ये जो एटम हुआ, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, बेसिकली हमें ज्यादा से ज्यादा जो देखना है इंटरेक्शन वो किसका देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि उसके अलावा जो इनर ऑर्बिट में रहेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्शन उतना नहीं करते, बाकी करेंगे जरूर, क्योंकि यार एनर्जी वही होती है कि Q1 Q2 बाई R। तो R तो अपने पास अगर सॉलिड के अंदर देखें तो इतना एकदम से जीरो तो होता नहीं, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगी है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखने वाले किसके बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही सॉलिड फॉर्मेशन के लिए सारे एटम्स को अगर एक साथ लाते हैं तो हमने ये देखा कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे
तो कुछ ऐसा केस बनता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो मैच नहीं करती। क्यों? एक बार जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे देख, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऐसे, एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर ऐसे रख दिया, मतलब ठीक है। अब एक बात है, ऐसे तो है तो बहुत सारे और एटम्स होंगे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि इसके आसपास की सराउंडिंग या इसके आसपास की सराउंडिंग, हर एक के आसपास की सराउंडिंग सेम है क्या? नहीं है। हर एक के आसपास की सराउंडिंग सेम नहीं होगी। इसके आसपास कुछ अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्टेड होंगे, इसके आसपास अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडिंग होगी वो अलग होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर होगा? क्लियर होगा चीज। अब जब जैसे मान लो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन के आसपास की सराउंडिंग अलग अलग, तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग? क्या हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग? अरे हाँ है ना। हाँ जैसे मान लो वो अभी जैसे जो स्ट्रक्चर जो सेम रहा अपने पास, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो सबके आसपास की सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम थोड़ी हो जाएगी। अगर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके आसपास की सराउंडिंग एग्जैक्ट सेम थोड़ी हो जाएगी। पहली बात ये बताओ, एक बार सोचो, मान लो मैंने जितना बड़ा सॉलिड ले लिया, ठीक है। अब एक बात देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके इधर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, इसके इधर कोई प्रेजेंट नहीं। अब इसके आसपास यहाँ मान लो 3 मान लो, इसके आसपास देखें तो ऐसे 4-5 होंगे, होगा ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन्स के आसपास की सराउंडिंग एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि सबके आसपास मतलब अलग अलग ही हो। हम एक रफली बोल रहे हैं कि एकदम सब, जैसे हो सकता है कि एकदम जो मिडिल वाला हो उसमें एक आध इलेक्ट्रॉन के आसपास थोड़ी सराउंडिंग सेम हो। अब एक बात देखो ना, जैसे तुम अगर ये वाला अगर एकदम मिडिल वाला कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इसके आसपास की सराउंडिंग हमारी ऐसी हो गई, ऐसी। अब ऐसी एग्जैक्ट सराउंडिंग के दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास जो सराउंडिंग होगी वो क्या देगी? अलग अलग। और हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से मतलब इंटरेक्ट कर रहा होगा अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन से। तो उस केस में क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। हाँ, अब अभी तक ये हो रहा था कि एक फिक्स्ड वैल्यू थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट है उसकी -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी हो। इसमें अगर दूसरा एटम कहीं और है और इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, उसके पास में -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, सबकी एनर्जी अलग अलग, और सबकी एनर्जी अलग अलग। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लेकर के जीरो से मतलब लगभग क्या हो जाए कि वन एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर के अलग कुछ एक दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच की सारी वैल्यू पॉसिबल हो जाए? मतलब हो सकता है ऐसा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच सारी वैल्यू पॉसिबल हो? ऐसा पॉसिबल है ना यार? एक बार बताओ ना, इससे ऐसा तो है नहीं कि 8-10 एटम से हम ये सॉलिड बना रहे हैं। सॉलिड में है वो सारे एटम, और उसके अंदर एक तो बहुत सारे, जैसे अगर मान लो 4-4 इलेक्ट्रॉन भी हुए तो एक छोटे से सॉलिड के अंदर सोचो कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सबके आसपास की सराउंडिंग अलग अलग, सबका इंटरेक्शन अलग अलग, सबकी एनर्जी अलग अलग, और सबकी एनर्जी अलग अलग। तो क्या हमें एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मिल सकती है एनर्जी की? हाँ जी, कंटीन्यूअस वैल्यू मिलेगी एनर्जी। और ये जो कंटीन्यूअस वैल्यू ऑफ एनर्जी जो मिलती है, इसी को हम लोग नाम देते हैं एनर्जी बैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। ठीक है, क्लियर हुआ ये कैसे फॉर्म हो रहा है? क्लियर हुआ जी। जैसे जैसे सारे एटम्स एक दूसरे के पास आए, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग, सबके आसपास की सराउंडिंग अलग अलग, और उस कारण से कंटीन्यूअस वैल्यू मिल जाएगी एनर्जी की, और उसी को हम क्या नाम देंगे? एनर्जी बैंड। क्लियर हो गया ये सभी को? अब ये जो एनर्जी बैंड है, तो उसमें हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और दूसरा कि कुछ ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी बैंड होगी। ठीक है, एक हमारा कौन सा रहेगा? एक जो रहेगा हमारा, एक जो एनर्जी बैंड बनेगी उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, और दूसरे का नाम हम लोग देते हैं कंडक्शन बैंड। ये होता क्या पहले एक बार, जैसे मान लो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनकी एक कंटीन्यूअस ऐसा होगा कि एटम्स के अंदर या जो भी जो सॉलिड है उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम से अटैच्ड ही रहे, एटम से अटैच्ड ही रहे, भले उनकी एनर्जी अलग अलग है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटम से अटैच्ड रह रहे हो, ठीक है।
तो एक तो उनकी एनर्जी का बैंड मिल जाएगा, और दूसरा ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक करके बाहर भी चले जाए, पॉसिबल है ना। अब यार मेटल के अंदर या सॉइल कंडक्टर के अंदर क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके ही आते हैं, तो हम लोग बाहर से इंसर्ट तो करते नहीं, और रहता कौन सा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो जब सॉलिड फॉर्म हुआ तभी ये काम हुआ था, आइसोलेटेड था तब ये काम नहीं हुआ था। तो सॉलिड फॉर्मेशन के बीच में अब क्या हुआ कि दो तरीके का होगा, एक तो सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी एक एनर्जी का बैंड मिल जाएगा कि भाई वो एटम से अटैच्ड रहे, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे या कुछ जो कि एटम से बाहर भी चले जाए, मतलब एटम से बाहर हो जाए, तो दोनों की क्या एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा या सेम होगा, डिफरेंट होगा, दोनों की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग। तो दो बैंड मिलेंगे अपने को, एक हमारा कहलाएगा वैलेंस बैंड और दूसरा हमारा कहलाएगा कौन सा, कंडक्शन बैंड। एक हमारा कौन सा वैलेंस बैंड और दूसरा कौन सा कंडक्शन। ये वैलेंस बॉन्ड बैंड किससे बना कि जो उसके अंदर अटैच्ड है, एटम्स के अंदर अटैच्ड है, बॉन्डेड है, और उनका जो एनर्जी का एक कंटीन्यूअस वैल्यू जो मिला उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैलेंस। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है, जो कि एटम से ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल चुके हैं, और उनकी एक एनर्जी का जो बैंड बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है हम लोग लिखते हैं EC और इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग EP। मतलब ध्यान से देखो, ये इसकी अपर वैल्यू, ये इसकी लोअर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, ये इसकी अपर वैल्यू, और इसके अंदर ये सारे बहुत सारे जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो अब सारे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मान लो होता क्या है कि T = 0 केल्विन पे, जैसे मान लो ये हमने देख लिया, अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है भाई, ये जो डॉट ये मैं बना रहा हूँ ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कुछ इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी है कि वो किसमें रह जाए, कंडक्शन बैंड में। ये कंडक्शन बैंड में रह जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग इन जनरल बना रहे हैं, बाकी वो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे या नहीं रहेंगे वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, इनके बीच का इसका जो लोएस्ट लेवल हुआ और इसका जो अपर लेवल हुआ, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, डिनोट करते हैं EG से। ये हमारा क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब एक बात देखो, फॉरबिडन एनर्जी गैप, अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बिहाफ पे हम लोग वो मटेरियल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो एक केस देखते हैं मेटल वाला केस या कंडक्टर का केस। कंडक्टर के केस में जो ये एनर्जी बैंड होता है वो दो तरीके का पॉसिबल है। एक केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, दो तरीके का पॉसिबल होता है, ठीक है। कि एक केस में क्या होगा कि ये जो है इससे एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखो अगर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है तो कैसा केस बनेगा, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड का अपर लिमिट हुआ और ये हमारा कंडक्शन बैंड का लोअर लिमिट, यही होगा। थोड़ा सा यहाँ से भी इसकी लोअर लिमिट बना लेते हैं और इसकी अपर लिमिट बना लेते हैं। तो ये जो पार्ट हुआ ये कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड, और ये जो हुआ वो कौन सा होगा, वैलेंस बैंड, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये किस केस में पॉसिबल है, ये किसके लिए पॉसिबल है, कंडक्टर के लिए। किसके लिए, कंडक्टर के लिए ये पॉसिबल है। दो तरीके का क्या पॉसिबल होता है, एक केस में ये डायरेक्टली ओवरलैप कर जाएंगे और एक केस में थोड़ा सा गैप रहेगा, बिल्कुल कम सा। अब इस केस में क्या होगा, ये सारे अलग अलग लेवल एनर्जी लेवल है यहाँ पे। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जिसके लिए ऐसा जो एनर्जी बैंड जिसके लिए भी होता है उसके लिए होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन आराम से अपने जब भी जरूरत होगी या थोड़ा सा भी अगर मतलब ऐसे मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें अंदर जो प्रेजेंट है वो किस में, कंडक्शन बैंड में भी है और
वैलेंस बैंड, मतलब जब जरूरत होगी ये आराम से अपने पास क्या करेंगे, कंडक्शन के लिए ये अवेलेबल हो जाएंगे, ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन भी देखो अगर ओवरलैप कर रहा है तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन में जा सकते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन। अरे यार एक बात बताओ, एनर्जी गैप तो बहुत ज्यादा है ही नहीं। यहां से देखो ये एनर्जी बैंड, ये कौन सा है, जो बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल, कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल। और मैं ये बोल रहा हूँ ये सारे इलेक्ट्रॉन के ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा। अरे हाँ, और इनको थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये भी कूद करके चले जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ वाला चला जाएगा, कंडक्टर की केस में भी ऐसा थोड़ी होता है कि सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है कंडक्शन के लिए, होता तो नहीं है। तो ये जस्ट इसके नीचे जो होगा ये भी क्या होगा, वो जा सकता है किसमें, कंडक्शन बैंड, ठीक है। इस केस में हमारा जो होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा केस कौन सा होगा कि उस केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच थोड़ा सा गैप रहेगा, लेकिन लगभग जो रहेगा वो क्या होगा, ना के बराबर गैप, ठीक है। जो गैप जो रहेगा वो लगभग ना के बराबर, ये हमारा कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड, और ये जो हमारा होगा वो कौन सा, वैलेंस। यहाँ पे थोड़ा एनर्जी गैप रहेगा, जो Eg जो रहेगा वो लगभग 0 के बराबर हो, मतलब इनके बीच का। ये भी रहेगा कंडक्टर का केस, लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो कुछ भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे, बाकी सारे किसमें प्रेजेंट होंगे, तो वैलेंस बैंड, बाकी सारे किसमें प्रेजेंट होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई। अब होगा क्या कि जैसे ही मान लो टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा तो थर्मल एक्साइटेशन के कारण ये सारे जो एटम्स हैं वो किस में चले जाएंगे, कंडक्शन में। क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम, एनर्जी गैप बहुत कम है। टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड, और वहां पे तब वो हमारे लिए प्रेजेंट होंगे किसके लिए, कंडक्शन, ठीक है। ये दो तरह का केस होता है, दो तरह का केस होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। चलो लिखो अब इसके बाद, उसके बाद हम लोग अभी इंसुलेटर वगैरह का भी देखेंगे। लिखो, according to Bohr model of atom, according to Bohr model of atom, in an isolated atom, in an isolated atom, energy of an electron is, in an isolated atom, energy of an electron is decided by, energy of an electron is decided by, चलो energy of an electron is decided by orbits of, ये है orbit in which it is present. Next point लिखो, but when atoms are brought closer, but when atoms are brought closer for solid formation, atoms are brought closer for solid formation, then each electron starts to interact with, each electron start to interact with electrons of neighboring atoms, with electrons of neighboring atom, and no two electrons, and no two electrons, and no two electrons will have same type of surrounding,
same type of surrounding, due to which we get continuous value of due to which we get continuous value of energy of electrons, due to which we get continuous value of energy of electrons, which is called energy band, which is called energy band. देखो, the energy band formed due to energy of valence electrons. The energy band formed due to energy of valence electrons is called valence band. Is called valence band. And the energy band formed due to energy of free electrons, due to energy of free electrons, is called conduction band. Is called conduction band. Next point देखो, the difference of lowest energy level of conduction band, difference of lowest energy level of conduction band and highest energy level of valence band. Highest energy level of valence band is called energy gap या forbidden energy gap. It's called energy gap or forbidden energy gap. चलो ये डायग्राम बना लो, उसके बाद लिखो फॉर मेटल्स, ये बना लो. चलो ये हो गया, उसके बाद लिखो फॉर मेटल्स या फॉर कंडक्टर्स लिखो, फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स लिखो. उसके अंदर फॉर कंडक्टर्स two types of energy bands are possible. For conductors, two types of energy bands are possible. Yes, first लिखो, when valence band and conduction band will overlap. When valence band and conduction band will overlap. In this case, number of free electrons. In this case, number of free electrons will be very high. In this case, number of free electrons will be very high. और ये डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ दो. और सेकंड केस लिखो, when energy gap is very less. Energy gap is very less. In this case, some electrons of valence band. In this case, some electrons of valence band can jump into conduction band
jump into conduction band even due to thermal excitation also, even due to thermal excitation also। ये दोनों डायग्राम थोड़ा जल्दी बनाना। चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग किसके लिए इंसुलेटर के केस में क्या होता है। अब एक बार सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि इंसुलेटर के लिए क्या होता है, वहां पे देखते हैं इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा। इट मींस ये हमारा अगर मान लो EC है और ये हमारा EV है, तो EC माइनस EV जो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। जो एनर्जी गैप होता है वो किससे, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से देखो कि इस केस में जो इसका कंडक्शन बैंड होगा वो कंप्लीटली खाली होगा। जो कंडक्शन बैंड होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली एम्प्टी होगा। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। और एक और चीज देखो, इनके बीच का एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि ये हम लोग चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है वो जंप कर भी नहीं सकते हैं किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो इसका जो कंडक्शन बैंड रहता है वो कंप्लीटली एम्प्टी रहता है और एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण ये वैलेंस बैंड वाले जो रहते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। ठीक है, अब एक देखिए अगर सेमीकंडक्टर, चलो देखो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है वो देखो। अब जैसे पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का, अगर हम लोग थर्ड देखते हैं हम लोग किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ये हम लोग देख लेते हैं क्या, जो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, जैसे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और क्या 3s2 3p2, यही होता है ना। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इसका क्या होगा एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग बात करें किसकी, जर्मेनियम की, अब एक बार देखो जो हमें जो सेमीकंडक्टर जो पढ़ना है वो किसके लिए और कौन सा, तो हमारा मेन जो फोकस होगा वो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसी पे रहेगा। ठीक है, तो अगर जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, इसका 32 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d10 और ये कितना आएगा 4p2। ठीक है, ये आउटर ऑर्बिट कौन सा है इसमें, 4p होगा और इस वाले में कौन सा होगा, थर्ड। आउटर ऑर्बिट इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक बार देखो कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी अगर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल ले रहा है उसके अंदर हम लोग मान लेते हैं कि n एटम्स ले, ठीक है, कितने एटम, n एटम्स अगर ले रहे हैं, अगर कोई भी मटेरियल सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग ले रहे हैं कि n एटम्स प्रेजेंट। और अगर n एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो किसके बराबर, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4n। अरे हाँ है ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4n के बराबर। n अगर एटम्स है तो एक के अंदर 4, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों केस में यही होगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखें कि टोटल नंबर ऑफ, सॉरी या फिर ऐसे देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन आउटर ऑर्बिट, पॉसिबल इन आउटर ऑर्बिट। अगर आउटर ऑर्बिट में जो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो वो किसके बराबर, क्या 8n के बराबर। 8n के बराबर 8 ही पॉसिबल होते हैं, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल आउटर ऑर्बिट में कितना 8n के बराबर। यानी एक बार सोचो कि इस 4n के अकॉर्डिंग मतलब 4n इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल कितनी एनर्जी स्टेट पॉसिबल है, 8n।
अगर 4n जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके लिए कितनी एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल है? 8n स्टेट्स पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होगा ये चीज। अब एक बार देखो कि ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि ये पूरा का पूरा 8n जो स्टेट है वो एक कॉन्टिन्यूअस बैंड बना दे, कॉन्टिन्यूअस बैंड बने। और उस केस में ये हो सकता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वो हो सकता है कि या तो अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा, उनकी एनर्जी या तो अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा या फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। जो 8n स्टेट्स है, जो 8n जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो हो सकता है कि ये दो पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और दो पार्ट में जो डिवाइड होते हैं सेमीकंडक्टर के, तो ये चीज है कि या तो पूरा का पूरा कंटीन्यूअस बना दे, पूरा का पूरा कंटीन्यूअस बना दे, जैसे कंडक्टर का पहला केस देखा था, पूरा का पूरा कंटीन्यूअस बना दे। लेकिन हमने या फिर दूसरा क्या है कि कुछ गैप के साथ बना, कुछ गैप के साथ। तो हमने सेमीकंडक्टर के केस में भी देखा कि दो बैंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, दो बैंड फॉर्म होते हैं। और दो बैंड जो फॉर्म होते हैं तो उस केस में ऊपर वाला जो रहता है ये हमारा कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला कौन सा, वैलेंस बैंड। ये टोटल कितने स्टेट होंगे, 8n स्टेट्स होंगे। हां मैक्सिमम एक बार देखो ना, अगर एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। हाँ मतलब जो आउटर ऑर्बिट जो है, अरे आउटर ये तो कौन सा एक प्रिंसिपल होता है ना, हुम्स रूल या कौन सा प्रिंसिपल होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा तो होगा तुमने कि सबसे आउटर ऑर्बिट में कितने पॉसिबल है, आउटर ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। भले अब मान लो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन जो आउटर ऑर्बिट होगा उसमें कितने पॉसिबल है, 8 ही हो सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए यही होता है ना, कौन सा लॉ होता है ये। अब एक बार देखो तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में वो कितने पॉसिबल है, 8n। एक में 8 है तो दो n में कितने, 8n। तो ये पूरा का पूरा 8n एनर्जी स्टेट होगा और टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने, 4n। अब उस 4n इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 8n। अब वो 8n जो रहता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है सेमीकंडक्टर के केस। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई कि या तो कंटीन्यूअस बन जाए जैसा मेटल का पहला केस, या दूसरा कि अलग अलग ग्रुप में बन जाए। तो वो जो 8n जो रहते हैं वो दो ग्रुप में डिवाइडेड रहते हैं, और एक कौन सा रहेगा, कंडक्शन, और दूसरा कौन सा रहेगा, वैलेंस का। और हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि 0 केल्विन पे, 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे जो सारे के सारे जो 4n इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे कहां पे प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड वाले 4n स्टेट्स में प्रेजेंट है। यहां से देखो जो 8n जो स्टेट पॉसिबल है ना, तो ये 4n ऊपर रहता है और 4n नीचे रहता है। ठीक, क्या हो गया, कंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये मैंने बताया कि कुछ गैप के साथ ये सेपरेटेड होती है। ऊपर वाली 4n, हाँ ऊपर वाली 4n तो रहेगा अपने पास, अब उसकी अलग 4n अलग एनर्जी स्टेट रहेगी। अब जैसे कितने को नीचे वाला 4n पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है, और जितने भी सारे एटम जो सॉरी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो नीचे वाले 4n स्टेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। सारे सारे किसमें, नीचे वाले 4n स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। कब, T equals to 0 केल्विन पे, at T equals to 0 केल्विन पे ये सारे के सारे जो 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं होता। अब एक बात देखिए कि जैसे ही मान लो अगर T ग्रेटर देन 0 केल्विन के लिए देखें तो उस केस में क्या हो जाते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जंप करके ऊपर चले जाते हैं T ग्रेटर देन 0 केल्विन के लिए। लेकिन 0 केल्विन पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सारे सारे कहां पे, सारे सारे वैलेंस बैंड। ग्रेटर देन 0 केल्विन पे वो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चले जाएंगे, कंडक्शन। बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन अभी एक बात है कि जैसे मान लो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो कि नीचे एक होल क्रिएट होगा। तो अब जो सेमीकंडक्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो चार्ज कैरियर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अभी इसके बारे में और डिटेल में आएगा, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत, ठीक है। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। मैंने इसलिए बता दिया कि बस देखो
यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, भाई बॉन्ड ब्रेक करके ही जाएंगे, जब वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो बॉन्ड ब्रेक करके जाएंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहां पे एक खाली जगह क्रिएट होगा, तो वो खाली जगह को हम लोग नाम देंगे होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट सॉरी जो कंडक्शन होगा वो किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण। क्लियर, चलो नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लो, सेकंड लिख लेना इंसुलेटर, सेकंड लिख लो इंसुलेटर। In the case of insulator, all valence electrons are present. All valence electrons are present in valence band. In valence band and electrons and एक मिनट हाँ, energy gap is greater than 3 electron. Energy gap is greater than 3 electron. Energy gap is greater than 3 electron. So no electron can jump into conduction band. So no electron can jump into conduction band. इस डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, फिर लिखो, पहले ये पूरा लिख दो, ये सिलिकॉन का जो और जर्मेनियम का है ये लिख लो, फिर ये भी लिख लो। चलो यहाँ तक लिखने के बाद लिख लो, for 4n electrons, for 4n electrons there are 8n energy states. Sorry, for 4n electron 8n energy states are possible. 8n energy states are possible. And we have observed that if we have observed that these 8n states, these 8n energy states split into two parts. Split into two parts. ठीक है, अब उसके बाद लिख लो, वो तो डायग्राम बना लो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और लिख लो उसके बाद जगह छोड़ दो उसके लिए पहले कि at t equals to 0 Kelvin, at t equals to 0 Kelvin, at t equals to 0 Kelvin, all 4n electrons are, at t equals to 0 Kelvin, all 4n electrons are present. All 4n electrons are present in valence band, and for t greater than 0 Kelvin, for t greater than 0 Kelvin, some electrons will jump into conduction band.
some electrons will jump into conduction band. अब एक बार ये जो एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वही चीज जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थर्मल एक्साइटेशन के कारण भी हो सकता है कि क्या पहुंच जाए वो उस एनर्जी गैप को क्रॉस कर पाए। ठीक है, T = 0 केल्विन की ग्रेटर देन 0 केल्विन के लिए लिख दो। Whenever an electron will jump from valence band to conduction band, a hole will be created at that place. और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in semiconductor free electrons and holes will be responsible for conduction। ठीक है, अब इसके बाद जो रहेगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वगैरह आगे सब जो इम्प्योरिटी वगैरह ऐड करके जो हम यूज करते हैं डिवाइस, जो भी डायोड वगैरह फॉर्म वो सब। ठीक है, लास्ट लाइन in semiconductors free electrons and holes will be responsible for conduction।